हेलो, जय हिंद, नमस्कार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनवायरनमेंट की अपनी सीरीज़ की यूपी टेट से संबंधित। तो आज का जो अपना जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो भोजन से संबंधित जो चीज़ें हैं जिसमें हमको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इन सबको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। साथ में विटामिन्स आपकी क्या होते हैं, विटामिन्स का रासायनिक नाम क्या है तथा इनसे संबंधित क्या रोग हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, वायरस के कारण होने वाले रोग, प्रोटोजोआ रोग जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछते हैं, तथा जो कुछ परीक्षण होते हैं बीमारी से उनको भी हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपको एग्जाम में पूछा गया है पार्श्वीकरण क्या होता है, निजलीकरण क्या होता है, इनको भी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग सामाजिक संरचना के विषय में भी हम लोग सीखेंगे, जिसमें आपके सिलेबस में भी दे रखा है परिवार के आवास का, उसको भी हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास से जरूर जुड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको एग्जाम में बिल्कुल आपके सिलेबस के हिसाब से आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है, इसलिए आपको क्लास को स्किप नहीं करना, बस लास्ट तक क्लास देखना है और जो पॉइंट आपको समझ में ना आए उसको कॉपी में नोट डाउन करना है या कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सर ये मुझको समझ में नहीं आ रहा, फिर उसको हम लोग अलग से उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाए हुए, क्योंकि आपका एक समय आपका बहुत कीमती है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट को। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है, तो आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने क्या होते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। बस इतना आपको पूछना, अगर एग्जाम में पूछ ले तो बताना है कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, आपका कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से बने आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे, जो भोजन की बात हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऊर्जा का आपका एक प्रमुख स्रोत होता है, हमको एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण हम लोग किस तरह से करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आपका 3 तरह से होता है। एक को मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड, तीसरा आपका पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में आपका क्या आता है, मोनोसेक्राइड में आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का आपका फॉर्मूला है। बात करेंगे डाइसेक्राइड क्या होते हैं। डाइसेक्राइड का जो निर्माण होता है 2 मोनोसेक्राइड से मिलने से होता है। इसमें आपका क्या आता है, आपका सुक्रोज और चीनी। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, सुक्रोज को ही चीनी कहते हैं या चीनी को ही सुक्रोज कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा माल्टोज भी आपका डाइसेक्राइड में आता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, जब एक से ज़्यादा मोनोसेक्राइड होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, पॉलीसेक्राइड का निर्माण करते हैं। इसमें आपका क्या आता है, आपका स्टार्च या मंड। एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टार्च आपका कैसा कार्बोहाइड्रेट है या मंड आपका कैसा कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बताएंगे कि यह पॉलीसेक्राइड है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसका जो प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट में उसको सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होगी, एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी, जो चीज़ें हम खाएं, तो मक्का, चावल, गेहूँ, गन्ना, आलू, शकरकंद, दूध आदि, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। जैसे मिलेट हो गया आपका, मोटा अनाज, मक्का आ गया, चावल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको एनर्जी की कमी हो रही है, इनका सेवन बढ़ा दे। दूसरी सबसे बात हम लोग बात करें, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दूध में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली शर्करा तो आपकी कौन होगी, तो आप बताएंगे लैक्टोज। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है, इसलिए आप लोग मक्के की रोटी खाना स्टार्ट कर दें। लेकिन मक्का कब खाना है आपको मालूम होना चाहिए कि ठंडी गर्मी में कब खाना है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपका पौधों की कोशिका भित्ति से संबंधित भी पॉइंट पूछ सकते हैं। तो कोशिका की, आप पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, आपकी सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्रोटीन का शरीर में क्या होता है, ये बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, शरीर निर्माण का कार्य करता है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से, आप सोयाबीन, दाल, मछली, मटर, अंडा, सेम, पनीर आदि, ये प्रोटीन के आपके प्रमुख स्रोत हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो आप कहेंगे सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन के कारण एक रोग होता है जिसको हम लोग क्वाइसकोल रोग कहते हैं, ये किसी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला गंभीर रोग। ये किसमें होता है, बच्चों में अधिकांश में पाया जाता है। आपका जो यूपी टेट का एग्जाम है इसमें यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक हैं, इनके 3 प्रकार हैं। मुख्य स्रोत भी बात कर ली, दूध में शर्करा की बात कर ली, सारी चीज़ डिस्कस कर ली। प्रोटीन होता है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन और इससे संबंधित
जो रोग होता है उसको भी डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम लोग और भी कुछ नई चीज़ सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन क्या होती है। विटामिन शरीर की जो रक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। हमारा जो विटामिन जो होता है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करता है आपका विटामिन। अब हम लोग बात करेंगे कि विटामिन को जल में विलेयता के आधार पर या फिर वसा में विलेयता के आधार पर बांटा गया है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपकी कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे जल में घुलनशील विटामिन आपकी केवल बी और सी हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी आप बताएंगे, वसा में घुलनशील आपकी ए, डी, ई और की आपकी वसा में घुलनशील है। आपको याद कैसे करना है, जल में घुलनशील मतलब जल से बीसी मत करो, जल से ज़्यादा खिलवाड़ ना करो तो डूब जाओ। इस तरह से याद कर सकते हैं, अपना एक ट्रिक बना सकते हैं। बाद बाकी जो आपकी विटामिन है वो तो ऑटोमेटिक आपकी वसा में ही हो जाएंगी। तो जल में आ जाएगा क्या, तो जल से बीसी ना करो ना तो डूब जाओगे। मतलब कुछ भी अपने हिसाब से आप बना सकते हैं जिससे आप लोग एग्जाम में उसको पॉइंट को याद कर सकें। उसके बाद कुछ वन लाइनर पॉइंट है, इनको भी हम लोग देख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसको हम लोग नाइट या कलर ब्लाइंडनेस के भी नाम से जानते हैं। ये आपका सीटेट में पूछा गया। विटामिन बी1 से आपका कौन से रोग होता है, आपका बेरी रोग होता है। फिर आपका जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है या चावल में जो पॉलिश करने पर आपका विटामिन जो बी1 है वो आपका नष्ट हो जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि चावल में जो पॉलिश होती है, पॉलिश पे कौन सा विटामिन आपका नष्ट हो जाता है, आप बताएंगे विटामिन बी1। इसका रासायनिक नाम आपका थायमीन है। बात करेंगे विटामिन सी, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। आपके एग्जाम में पूछा गया यूपी टेट 2014 में। और विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम क्या है, तो बताएंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका रासायनिक नाम। फिर हम लोग बात करेंगे आयोडीन का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो आप बताएंगे कि आयोडीन का प्रमुख स्रोत आपका समुद्री जो शैवाल पाए जाते हैं ये आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपका 13 और 11 में ये प्रश्न आपका पूछा गया, तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा यूपी टेट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बता देंगे कि आयोडीन का स्रोत आपका है समुद्री शैवाल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आपको जो विटामिन है इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे जो विटामिन है, कौन कौन से विटामिन, उनका रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग तथा कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं जिनसे उस विटामिन की पूर्ति होती है। बात करेंगे हम लोग विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है। इससे कौन कौन से रोग होते हैं, इससे रतौंधी, वृद्धि अवरुद्ध होती है, आपका क्रेटोमलेशिया संक्रमण का आपका खतरा बढ़ जाता है। इसका प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, आपका दूध, दही, गाजर, अंडा, पालक, आम, यकृत, मछली का तेल, ये आपके प्रमुख स्रोत हैं। बी1 आपका बेरी रोग होता है। प्रमुख स्रोत मूंगफली, सब्जियां, अनाज। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग होता है। प्रमुख स्रोत कौन कौन से, नींबू, आंवला, संतरा और कीवी आपके खट्टे फल होते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेलोर, क्या होता है, सूखा रोग होता है, सूखा रोग जिसको रिकेट्स कहते हैं बच्चों में। और आपका जो अष्टमलोशिया जो रोग होता है आपका, ये वयस्क में होता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन डी आपका कैल्सीफ्लोरोस का रासायनिक नाम। सूखा रोग जिसको रिकेट्स कहते हैं ये किस में होता है, बच्चों में होता है। लेकिन अगर वयस्क में पूछ ले तो आप बताएंगे ऑस्टियोमलेशिया होता है। किस में पाया जाता है, आपके मक्खन में, सूर्य के प्रकाश में। आपके एग्जाम में पूछा गया 2014 में कि विटामिन डी का स्रोत कौन सा है, सूर्य का प्रकाश। तो इस तरह से भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम आपका टोकोफेरोल है। इससे क्या चीज़ होता है, इम्पैक्ट होता है, आपके जनन क्षमता में कमी आती है। प्रमुख स्रोत इसका बादाम, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, मूंगफली और अंडे की जर्दी इसका प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम आपका फ्लोक्विनोन है। इससे क्या होता है, रक्त का जो थक्का जमता है वो ना जमता है, नहीं जम पाता है। रक्त का थक्का ना जमना, जैसे हम लोग कुछ कट लग जाता है, कुछ देर बाद रक्त है बंद हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है। लेकिन जिसको विटामिन के की कमी होती है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसके लिए क्या खाएं, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, पालक, दूध और यकृत खाएं। आपके एग्जाम में पूछा गया है तो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए विटामिन के, इसका रासायनिक नाम, होने वाला रोग और कौन कौन से इसके स्रोत हैं। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि बैक्टीरिया के द्वारा, आपका जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। हम बात करेंगे कि आपका रोग, बैक्टीरिया का नाम और उससे प्रभावित होने वाले अंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हैजा आपका जो बीमारी है जिसको कॉलेरा के नाम से जानते हैं, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आपका विब्रियो कॉलेरी के नाम से होता है। प्रभावित अंग आपका कौन सा, आपका आंत होता है। क्षय रोग जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, कौन से बैक्टीरिया, आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इससे प्रभावित अंग आपका फेफड़ा होता है। फेफड़ा से क्या, श्वसन तंत्र भी लिख सकते हैं। टाइफाइड आपका जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी द्वारा प्रभावित अंग आपका आंत किससे संबंधित है, आपका पाचन तंत्र से संबंधित है। टेटनिस का बैक्टीरिया कौन सा, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। डिफ्थीरिया आ गया रोग आपका, तो कौन सा बैक्टीरिया, आपका
कोरेनियोबैक्टीरियम डिफ्थीरी। प्रभावित अंग आपका श्वास नली। निमोनिया, निमोनिया कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? आपका फैलता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। आपको प्रभावित अंग आपका कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़ा कहाँ से? आपका श्वसन तंत्र के लिए। प्लेग, प्लेग कौन से बैक्टीरिया से फैलता है? आपका बताएंगे पाश्चेला पेटिस। और इसका प्रभावित अंग आपका फेफड़ा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका प्लेग एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग नोट डाउन कर लें। और आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से विजिट किए हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंडों के साथ में शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्लास का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल पाएगा और आप लोग क्लास अच्छे से ज्वाइन कर सकेंगे, अपनी क्लास कंप्लीट कर सकेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में कभी-कभी क्या होता है कि डायरेक्ट पूछ लेता है कि आपका कौन सा रोग बैक्टीरिया संबंधित है, कौन सा आपका वायरस संबंधित है। तो कुछ वायरस से संबंधित रोग हैं, इनको आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में पूछ सकता है, 4 रोग आपको दे देंगे, हार्पिस, टीबी, क्षय रोग, ये किससे संबंधित? बैक्टीरिया से, वायरस से। इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए वायरस से होने वाले रोग। तो सबसे पहले आपका एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, खसरा, टेट्रोमा, हेपेटाइटिस, रेबीज और हर्पीज, ये रोग आपके किससे संबंधित हैं? आपके वायरस से संबंधित ये आपके रोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोटोजोआ से के द्वारा कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो आप बताएंगे प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया होता है, पायरिया होता है, काला जार होता है, पेचिस होता है और निद्रा रोग। ये किससे संबंधित? आपके प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले आपके रोग हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे मलेरिया। तो मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? आप बताएंगे रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की। सेकंड आपका मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? तो आप बताएंगे मलेरिया रोग का वाहक आपका मच्छर है। और मच्छर किस तरह का? मादा एनोफिलीज आपका मच्छर है। मलेरिया की दवा किससे प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे मलेरिया की दवा प्राप्त होती है आपका जो सिंकोना वृक्ष है उसकी छाल से, जिसको कुनैन कहते हैं। डेंगू रोग का वाहक कौन है? तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया। आपको नोट डाउन करना है, मलेरिया, डेंगू। डेंगू का वाहक है आपका एडीज मच्छर। कौन? एडीज मच्छर। चिकुनगुनिया रोग का वाहक कौन है? एडीज एब्जिटी मच्छर आपका चिकुनगुनिया का वाहक है। काला जार का परजीवी कौन है? तो आप बताएं काला जार का जो परजीवी आपका लीशमानिया डोनोवानी है। काला जार का जो वाहक है ये कौन है? तो काला जार का जो आपका वाहक है, जिसको सैंड फ्लाई या फिर बालू मक्खी के नाम से जानते हैं, ये काला जार का वाहक है। इसका जो परजीवी होता है लीशमानिया डोनोवानी होती। सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। मलेरिया का जो वाहक, आपका डेंगू का, चिकुनगुनिया का। एग्जाम में पूछ सकता है, कॉपी में नोट डाउन जरूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं, डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हैं, तो उन टेस्टों को देखना कि कौन सा टेस्ट किससे संबंधित है। सबसे पहले अलीसा टेस्ट को हम लोग देखेंगे। अलीसा टेस्ट किस लिए कराता है? ये आपका HIV के लिए कराता है कि आपको HIV संबंधित बीमारी नहीं है। एग्जाम में पूछ सकता है आपका अलीसा का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसआई, ये आपका अलीसा का फुल फॉर्म होता है। डीपीटी की वैक्सीन किस लिए लगती है? डीपीटी की वैक्सीन आपकी लगती है बीमारी से बचाने के लिए। कौन सी बीमारी? आपकी डिफ्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए डीपीटी की आपकी वैक्सीन लगती है। बीसीजी का टीका किस लिए लगता है? आपके क्षय रोग के लिए बीसीजी का टीका लगता है। कुछ अब फिर हम लोग बात करेंगे आपके कि खनिज की कमी से कौन से रोग होते हैं। तो एनीमिया की कमी से क्या होता है? शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन मतलब आपके ब्लड की कमी, ब्लड में आयरन पाया जाता है ना, लोहे की कमी हो जाती है। घेंगा किसके कारण होता है? घेंगा आपके आयोडीन की कमी के कारण आपका घेंगा रोग होता है। सरकार ने कुछ इनिशिएटिव किए थे, उनके विषय में देख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि आपका स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ? तो बताएंगे इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में। अब दूसरी चीज़ है, स्वच्छता के जो रूप हैं आपके, जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उसमें क्या क्या चीज़ें? व्यक्तिगत है नहाना, आपका नहाना, नाखून, ये सब आपके व्यक्तिगत स्वच्छता में। और आपका जो सार्वजनिक स्वच्छता में आपका आसपास गली तालाब, इन सब का सफाई करना, तब वृक्षारोपण करना। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है एग्जाम के हिसाब से। विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया? 15 अक्टूबर। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। एग्जाम में पूछ सकता है कुछ। फिर उसके बाद में एक आता है पार्श्वीकरण, दूसरा आता है निर्जलीकरण। तो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपका पार्श्वीकरण। पार्श्वीकरण को देखते हैं, ये क्या होता है? ये क्या होता है? दूध को क्या हम लोग क्या करते हैं? दूध को क्यों गर्म करते हैं? दूध को इसलिए गर्म करते हैं कि दूध में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को ख़राब कर देते हैं। तो एक निश्चित तापमान पर दूध को गर्म करेंगे तो बैक्टीरिया हैं जो ख़राब करने वाले, वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे, इसलिए दूध को गर्म करते हैं। इसी क्रिया को पार्श्वीकरण कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। दूध को गर्म कर कीटाणु रहित करने की विधि आपकी पार्श्वीकरण विधि कहलाती है। दूध को गर्म करने के 2 मानक ताप और समय हैं। ये एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है।
क्या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर हमको गर्म करना है। कितनी देर तक? 30 मिनट तक। या फिर आपको गर्म करना है आपको 71.7 डिग्री सेल्सियस पर कितने समय तक? 15 सेकेंड तक। अगर इनको हम गर्म करते हैं इस निश्चित तापमान में, दूध में जो पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं। फिर उसको बाद क्या करते हैं, दूध को ठंडा कर लेते हैं। फिर हम लोग जहाँ सुरक्षित करते हैं टैंक होते हैं उसमें दूध को हम लोग स्टोर कर देते हैं। ये क्रिया आपकी पाश्चुरीकरण कहलाती है। दूसरी क्रिया आपकी निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब क्या है? जल को सोखना। तो कैसे सूखेंगे आपको जल को सूखना? धूप में सुखाकर खाद्य संरक्षण। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपके जो खाने वाले पदार्थ उनके, तो कैसे सुखाएंगे जल उनकी जो नमी कैसे निकालेंगे? धूप में सुखा के। और किन किन पदार्थों का संरक्षण निर्जलीकरण से किया जाता है आप बताएंगे? अनाज को हम लोग मम्मी लोग धूप में सुखाती है ना, दालें, पापड़, बड़ी चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, आम, इन सबको धूप में सुखाया जाता है जिससे इनकी जो नमी है वह दूर हो सके और इनको काफ़ी समय तक इनको स्टोर में रखे जा सकें और अपने इस्तेमाल में प्रयोग किया जा सके। और इसकी जो प्रक्रिया भी है, इस खाद्य पदार्थों को धूप में सुखाया जाता है जिससे उसकी नमी पूरी तरह आपसे ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके एग्जाम में है परिवार तथा महत्वपूर्ण जो अधिनियम है, आश्रय हैं, इनसे भी संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमको कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, इसलिए डिटेल में हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम में पूछ सकता है कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, तो आप बताएंगे बालक की प्रथम पाठशाला आपकी परिवार होती है। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई आपकी परिवार होती है। एक स्टेटमेंट दिया था अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या पूछ सकता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है? अरस्तु का है। एकल परिवार का कंसेप्ट पूछ सकता है कि एकल परिवार में कौन कौन होते हैं? जहाँ माँ बाप और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं वो परिवार आपका एकल परिवार आपका है। जहाँ दादा हो जाते हैं इनके तो वो परिवार आपका संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के विषय में हम लोग देख रहे हैं। संयुक्त परिवार क्या है? जहाँ दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई, माँ बाप, बच्चे सब साथ में रहते हैं, इस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। समाजीकरण क्या होता है? बालक को समाजीकरण का पहला पाठ किससे प्राप्त होता है? परिवार से प्राप्त होता है आपका समाजीकरण। और आपका जो सर्वोत्तम विवाह है, तो हम लोग का जो मनु संहिता है उसके अनुसार सर्वोत्तम विवाह आपका किसको माना गया? आपके ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम विवाह का दर्जा दिया गया है। कुछ प्रमुख अधिनियम है जो भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसमें डिसाइड हुई कि जो आपकी जो मैरिज की एज क्या होगी, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह की आयु बॉयज़ के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए आपकी 18 वर्ष निर्धारित की गई। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया, इनको भी हम लोग देखते हैं। तो भारत में जो आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम आपका आया 2006 में पारित हुआ, 1 नवंबर 2007 में आपका लागू हुआ। एग्जाम में पूछ सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो शारदा एक्ट किससे संबंधित है, आप बताएंगे बाल विवाह से संबंधित आपका शारदा एक्ट है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया, तो आप बताएंगे हिंदू उत्तराधिकार नियम आपका 1956 में आपका आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है वन लाइनर के रूप में। सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, आप बताएंगे सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास आपके राजा राम मोहन राय ने किया। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। कुछ कम्युनिकेशंस के मेथड हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो ब्रेल लिपि है इसकी खोज किसने की? इसकी खोज आपकी की लुईस बेल ने। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? दृष्टिबाधित बालकों के लिए किया जाता है। मतलब जिनको दिखाई नहीं देता वो ब्रेल लिपि के माध्यम से अपना संचार माध्यम सीखते हैं। ये ब्रेल लिपि में क्या रहता है? ये 6 बिंदुओं पे आपकी आधारित होती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग उनके लिए कहता है जो लोग सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए इस्तेमाल की जाती है आपकी सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ वैश्विक जनजातियां हैं, इनके विषय में हम लोग देखते हैं। तो उनसे संबंधित जो कंसेप्ट है उनको सीखते हैं। सबसे पहले इग्लू क्या रहते हैं? इग्लू आपके बर्फ़ के बने घर होते हैं। एस्किमो आपकी जनजाति है, कहाँ पाई जाती है आप बताएंगे? यह उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड टुंडा प्रदेश में निवास करने वाली आपकी जनजाति है। यूर्त क्या कहलाते हैं? यूर्त आपकी खिरगे जनजाति के हैं। ये इनके ग्रीष्मकालीन आवास जो होते हैं वो चमड़े के बने होते हैं। जुलू जनजाति क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका का इनका निवास, दक्षिण अफ्रीका में ये पाए जाते हैं तथा इनका जो निवास प्रारूप है ये मधुमक्खी प्रारूप, मतलब एक साथ रहते हैं। पिग्मी जनजाति क्या है? ये अफ्रीका के जायरे बेसिन की जनजाति है जो अपना अधिवास है वृक्षों के ऊपर बनाती है आपकी पिग्मी। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं।
नेक्स्ट है, आपको कुछ पॉइंट हैं जो सीटेट में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपके यूपी टेट में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी बना सकता है, इसलिए आपको कंप्लीट तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले असम की कुछ क्वालिटीज़ है। तो असम में क्या होती है, आपकी बहुत तेज़ बारिश होती है, घर होते हैं आपके 10-12 फुट ऊंचे होते हैं, मीटर में आप 3-3.5 मीटर होते हैं, और घर किसके बने होते हैं आप बताएंगे, मजबूत बांस के खंभों के बने होते हैं। घर के अंदर जो भी चीज़ होती है वो लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मनाली की बात करेंगे। मनाली आपका कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, और एक ऐसा इलाका आपका पहाड़ी इलाका है। क्या होता है यहाँ पे भारी बारिश होती है, बारिश के साथ में क्या बर्फबारी भी होती है। मकान कैसे बने होते हैं, पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। छतें इनकी कैसी होती है, ढालू होते हैं, जिससे बर्फ़ गिरे तो बर्फ़ नीचे से आराम से अच्छे से फिसल जाए या ज़मीन पर गिर जाए। राजस्थान के विषय में हम लोग बात करें, राजस्थान में क्या होता है, बारिश होती है कि कैसी होती है, बहुत कम होती है। बारिश कम में गर्मी खूब होती है। इसमें घर कैसे होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं। दीवारें कैसी होती हैं, दीवारें मोटी होती हैं, मिट्टी व गोबर से लिपी हुई होती हैं। इनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका लेह आपका कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। मकान आपके कैसे हैं, पत्थर व मिट्टी के 2 मंजिले बने होते हैं। फर्श 2 मंजिले, फर्श और छत लकड़ी के होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों तथा ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका जो ग्रामीण अधिवास है रहते हैं, तो उनकी जो विशिष्ट क्वालिटी उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रामीण अधिवास के कितने प्रकार आप बताएंगे। ग्रामीण अधिवास में एक पुरवा होता है, पुरवा सबसे छोटा होता है, दूसरा ग्राम होता है, तीसरा आपको बोल सकते हैं आपका फार्म स्टेट, जहाँ फार्म हाउस बने रहते हैं उसको फार्म स्टेट कहते हैं। सेकेंड, गोबर का लेप। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का लेप क्यों करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। कीड़ों को दूर करने के लिए गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवार और फर्श को लीपा जाता है, जिससे कीड़े ना आए। दूसरा हम लोग बात करेंगे छत की सुरक्षा। झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी प्रयुक्त करते हैं। मतलब क्या, जो छत होती है लकड़ी की ढली रहती है, लेकिन क्या होती है इसमें दीमक, लकड़ी में क्या है, दीमक लग जाती है। तो हमको ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल करना है जिसमें दीमक ना लगे। वो लकड़ी कौन सी आपकी हो जाएगी, आपकी नीम और कीकर की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। रैन बसेरा, रात में समय बिताने वाले पर्यटकों और यात्रियों के लिए अस्थायी जो बस्तियाँ होती हैं वो आपकी रैन बसेरा कहलाती हैं। कुछ आवास हैं आपके जल आधारित हैं, मतलब जल में ही उनका आवास रहता है, वो कौन कौन से इनको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्थान कश्मीर या केरल में, इनके जो घर होते हैं आपके लकड़ी के बने होते हैं, ये पानी में तैरते रहते हैं। दूसरा, श्रीनगर के हाउस बोट। बाहर से जो आए टूरिस्ट होते हैं वो हाउस बोट में रुकते हैं। ये 80 फुट तक लंबे होते हैं तथा बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक ही इनकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको भी देखते हैं कि कुछ पक्षी हैं, इनका आवास स्थल क्या है और ये कहाँ पर रहते हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले कोयल की कोई विशेषता है कि कोयल ये स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करती है, ये कौवे के घोंसले में अंडा देती है। मतलब कोयल क्या है, कोयल होशियार है, कौवे घोंसला नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा की हम लोग बात कर रहे हैं, कौवा क्या है, कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है, और यह अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेकता है। ये कंफ्यूज हो जाता है कौन मेरे अंडे कौन कोयल के अंडे हैं, तो अपने साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। फाख्ता एक पक्षी है, ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है, कैक्टस जो होते हैं कंटीले के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में फाख्टस अपना घोंसला बनाता है। गौरैया की बात कर रहे हैं, घरों में अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार में अपने घोंसला बनाती है। और नेक्स्ट आपका पक्षी है शकरखोरा पक्षी, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया बिल्कुल कंप्लीट नोट्स को, जिस टॉपिक से संबंधित है आपके सबसे पहले डिस्कस किया फूड से संबंधित, फिर आवास से संबंधित, फिर पक्षियों से संबंधित। और ये पूरा जो आपका सिलेबस है, पूरा आपका जो टॉपिक है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो आपके सिलेबस में नोट ना हो। काफ़ी लोगों को देखते हैं कि एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं, जबकि आपका सिलेबस तो विभिन्न टॉपिक से मिलकर बना है ना। एग्जामिनर तो विभिन्न टॉपिक से पूछेगा, इसलिए आपको सभी टॉपिक पढ़ने चाहिए। इसी तरह आपसे कहूँगा कि आप लोग डेली क्लास से जुड़िए, और जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो अपने चैनल या परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम।